क्वेश्चन है ना। कल के लेक्चर में, लास्ट के लेक्चर में हमने मालवा का पठार पढ़ा था और दूसरा मध्य भारत के पठार को पढ़ा था, है ना। तीसरा मध्य उच्च प्रदेश में जो है वो है बुंदेलखंड का पठार, है ना। अब बुंदेलखंड के पठार की बात कर ले तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम ये वाला हिस्सा देखते हैं और ये वाला हिस्सा देखते हैं। तात्पर्य ये है कि जो निवाड़ी है, टीकमगढ़ है, छतरपुर का एरिया है ना, सागर का थोड़ा उत्तरी भाग है, साथ में अशोकनगर का क्षेत्र है और दतिया का क्षेत्र है, थोड़ा बहुत शिवपुरी का क्षेत्र भी आता है, पश्चिमी शिवपुरी का करेरा वगैरह का जो क्षेत्र है वो भी बुंदेलखंड के पठार में आता है। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से देख लिया जाए तो ये झांसी, ललितपुर वाला क्षेत्र, बांदा वाला क्षेत्र भी बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे हैं इसीलिए मध्य प्रदेश में इसका कितना विस्तार है इसको ही हम देखेंगे, है ना। 23,733 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, जो प्रदेश के 7.7% क्षेत्रफल को घेरे हुए है। यानी कि पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल को यदि हम 100% माने तो उसमें 7.7% हिस्सा किसका है, इसका है। समझ आ गया। यानी कि भौगोलिक दृष्टिकोण से देख लिया जाए तो बघेलखंड के बाद सबसे छोटा पठार यदि कोई है तो वह बुंदेलखंड है। लेकिन है क्या बुंदेलखंड, है ना। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें, अवस्थिति को देख लेते हैं। 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, यानी कि यहां पर से अगर हम देखें तो ये 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 22 मिनट तक, यानी कि यह 26 डिग्री 22 मिनट तक जो है इसका विस्तार अक्षांशीय है। और देशांतरी विस्तार देखें तो 77 डिग्री 51 मिनट, यानी कि 77 डिग्री 51 मिनट से लेकर 80 डिग्री 20 मिनट तक जो है इसका विस्तार माना जाता है। ये अवस्थिति है, ये 2 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है, याद रखना है। इस पर कोई आपको, है ना, 7 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनता है। विस्तार अगर देख लिया जाए तो मैंने पहले ही कहा आपको, दतिया है, ये वाला एरिया है, दतिया है। दतिया के बाद छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, है ना, ये निवाड़ी का हिस्सा है, टीकमगढ़ का हिस्सा है, छतरपुर का हिस्सा है ना, ये ध्यान में रखना है। सागर का उत्तरी भाग, किंचित भाग आता है सागर का, है ना, लेकिन सागर में जो संस्कृति है वो बुंदेली है ना। सागर का दक्षिणी हिस्सा अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग वहां तक भी बुंदेल का प्रभाव है ना। लेकिन अगर आप जलवायु परिस्थितियां देखें तो वो वैसी है जैसी वहां पर मालवा की है। मतलब मालवा की जैसी स्थितियां है वैसी स्थितियां आपको सागर में मिल सकती है। लेकिन भाषाई आधार पर देखें, संस्कृति के आधार पर देखें तो सागर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बुंदेलखंड से मिलता जुलता है। यानी कि वहां पर आपको खड़ी बोली सुनाई देती होगी, है ना। सागर के लोग भी जो है वो वैसे ही बोलते हैं जैसे छतरपुर के बोलते हैं, जैसे टीकमगढ़ के बोलते हैं, है ना। आपने देखा होगा, आप टीकमगढ़ से होंगे, है ना, होंगे क्या, है ही, निवाड़ी से हो, छतरपुर से हो, हाँ ठीक है, छतरपुर से हो, तो आपने देखा होगा, है ना, कि सागर में भी लगभग वैसी ही बोली है। लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो सागर का कुछ ही हिस्सा जो है वो बुंदेलखंड में शामिल होता है। अशोकनगर की अगर हम बात करें तो अशोकनगर याद रखना है, अशोकनगर पूर्णतः जो है वह बुंदेलखंड का हिस्सा है। और शिवपुरी का मैंने कहा था कि पश्चिमी भाग, केवल करेरा वगैरह का जो क्षेत्र है वह किसमें है, वह बुंदेलखंड में है। बाकी जो है वो ब्रजभाषी क्षेत्र में है, तात्पर्य मध्य भारत के क्षेत्र से है ना। अब ये बुंदेलखंड पठार जो है वो किससे निर्मित है ये भी समझना होगा। देखिए, बुंदेलखंड का पठार ये माना जाता है भूगर्भ शास्त्रियों के आधार पर कि यह एक ज्वालामुखी प्लग है। ज्वालामुखी प्लग से तात्पर्य कि प्राचीन समय में यहां से ज्वालामुखी प्रक्रिया के तहत लावा निकला था। क्या निकला था, लावा निकला था। और लावा निकलने के पश्चात वो प्लग जो है अब बंद है, यानी कि वो वोल्केनिक प्लग, मैंने ज्वालामुखी में भी आपको बताया था कि वोल्केनिक प्लग क्या होता है। वोल्केनिक प्लग वह नली होती है जिसके माध्यम से मैग्मा बाहर की ओर आता है ना। और अगर हम लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको मैग्मा का स्ट्रक्चर बताया था, है ना, मैग्मा कहां कहां पर उपस्थित है ये भी बताया था। तो ऊपर की ओर जो ऊपरी मेंटल में जो मैग्मा मौजूद है वह याद रखना है गाढ़ा और चिपचिपा है ना। तो ये गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ उतना भी नहीं था, लेकिन ये विस्तृत क्षेत्र में फैल गया, यानी कि तात्पर्य है कि यहाँ पर पठारनुमा संरचना बन गई, है ना। और वो वोल्केनिक प्लग जो था वो बंद हो गया। बंद होने के बाद इस पर यहाँ पर कालांतर में जो है कोई ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं हुई, लेकिन ग्रेनाइटिक भाग जो है वो बाहर की ओर निकल गया था।
समय के साथ साथ जो है ये ग्रेनाइट जो बिछा हुआ था, कालांतर में ज्यादा ताप और दाब के कारण कुछ चट्टानें जो है वो नीच में परिवर्तित हो गई। क्या हो गई? नीच में परिवर्तित हो गई। तो इसका अर्थ ये है कि बुंदेलखंड के पठार पर यदि हम चट्टानी संरचना को देखें तो वो ग्रेनाइटिक नीच है। लेकिन ये याद रखना है कि बुंदेलखंड एक ज्वालामुखी प्लग है, समझ में आया? और ये ग्रेनाइटिक नीच चट्टान अत्यंत कठोर चट्टान होती है। यही कारण है कि यहाँ पर भी मध्य भारत के पठार के जैसी ही जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की पाई जाती है। तात्पर्य, स्पेसिफिक हीट कम होने के कारण ग्रीष्म काल में यह अत्यधिक गर्म हो जाता है तथा शीतकाल में यह अत्यधिक ठंडा हो जाता है। तो ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्मी और शीतकाल में अत्यधिक ठंड का जो यहाँ पर जलवायु का जो प्रभाव होता है, उस जलवायु को हम कहते हैं महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। तो दो क्षेत्र मैंने बताए हैं, एक मध्य भारत का क्षेत्र और दूसरा है मैंने बुंदेलखंड का क्षेत्र, जहां पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? है ना? यहां पर देख रहे होगे कि आप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, किस प्रकार की जलवायु है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। उच्चावचीय अगर निर्माण मैंने कहा था कि ग्रेनाइटिक नीच चट्टान से है, लेकिन याद रखना है इसके निचले हिस्से से जो है वो विंध्यन पर्वत श्रृंखला गई है, और विंध्यन पर्वत श्रृंखला गई है तो यहाँ पर भी कुछ प्रमाण में विंध्यन क्रम की शैल चट्टानें भी पाई जाएगी। ये ध्यान में रखना है। जैसा हमने मध्य भारत के पठार में चट्टानी संरचना को देखा, सेम वैसी ही चट्टानी संरचना कहां पर देखने को मिलती है आपको? यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार पर। ग्रेनाइटिक नीच चट्टान तो है, लेकिन विंध्य पर्वत के जाने से याद रखना है यहाँ पर विंध्यन क्रम की शैल चट्टानों का भी प्रभाव है। और इसी विंध्यन क्रम की शैल चट्टानों में जहां पर ग्रेनाइटिक नीच चट्टान भी उपस्थित है, यहाँ पर किम्बरलाइट चट्टान भी पाई जाती है। और किम्बरलाइट चट्टान वह चट्टान होती है जिसमें कार्बन का एक प्रमुख अपरूप, जिसे आप हीरा कहते हो, हीरे की प्राप्ति यहाँ पर होती है ना? ये संपूर्ण पठार, अगर हम बात करें इस पठार की, तो यहां से लेकर याद रखना है ये संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें याद रखना है रीवा पन्ना का भी कुछ क्षेत्र आ जाता है, सतना का भी कुछ क्षेत्र आ जाता है। तो यहाँ पर किम्बरलाइट चट्टान पाई जाती है। विंध्यन क्रम की कौन सी चट्टान है? किम्बरलाइट चट्टान है, और इन्हीं चट्टानों में हीरा प्राप्त होता है। तो चाहे सतना ले लो, चाहे पन्ना ले लो, चाहे छतरपुर ले लो, छतरपुर का अंगोला क्षेत्र जो है वह है ना, हीरे का बड़ा एक प्रमुख क्षेत्र है जो वर्तमान में खोजा गया है ना? याद रखना, बक्सवा का क्षेत्र आपको याद ही होगा, बक्सवा के जंगल को काटा जा रहा है ना? ये एक बड़ा मुद्दा भी है ना? पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी देख लिया जाए, लेकिन खनिज दृष्टिकोण से उस क्षेत्र में क्या है? हीरे की प्राप्ति हो रही है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पर खनिज संसाधन को देखें तो खनिज संसाधन में पहले तो विंध्य पर्वत गुजरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर याद रखना है लाइमस्टोन होगा, बलुआ पत्थर होगा, कीमती पत्थर होंगे यहाँ पर। दूसरा कि हीरे की प्राप्ति हो रही है यहाँ पर। किसकी प्राप्ति हो रही है? हीरे की प्राप्ति यहाँ पर हो रही है ना? इस हीरे की प्राप्ति को हम यहाँ पर भी देखेंगे, जब रीवा पन्ना का पठार पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखना ही है खनिजों में, लेकिन साथ में इसे भी देखना होगा कि यहाँ पर भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में हीरे की प्राप्ति हो रही है। और हीरे की प्राप्ति कहाँ से हो रही है? किस प्रकार की चट्टान से? विंध्यन क्रम की किम्बरलाइट। किम्बरलाइट और कुछ नहीं है, किम्बरले एक जगह है साउथ अफ्रीका में, वहां पर इसी प्रकार की चट्टान को देखा गया था और उसमें हीरे की प्राप्ति हुई थी। तो उसके आधार पर किम्बरलाइट चट्टान है ना, या किम्बरले जो है वह चट्टान का नाम रखा जाता है ना, और रखा भी गया है। तो बुंदेलखंड के पठार की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड के पठार की औसत ऊंचाई देख लिया जाए तो 150 से 450 मीटर के बीच में है, और सर्वोच्च चोटी जो है वह सिद्ध बाबा चोटी है, जो दतिया के क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, तात्पर्य बता दिया। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का अर्थ क्या होता है? 2 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा। ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्मी तथा शीतकाल में अत्यधिक ठंड की यहाँ पर प्राप्ति होती है। औसत वर्षा मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर आगे बढ़ेंगे ऊपरी वाले क्षेत्र में, वर्षा की मात्रा घटते चली जाएगी। एक और चीज मैं बता दूं आपको यहाँ पर, देखिए वर्षा की मात्रा को यदि आपको देखना है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ये वाला जो एरिया है, अगर आपने ये वाली डायग्राम याद कर ली तो आपको किसी भी जिले में वर्षा की मात्रा को याद करने की ज्यादा आवश्यकता
नहीं होगी। अगर आप इधर से इधर की ओर जा रहे हो तो 75 सेंटीमीटर से कम होगी। आप इस वाले एरिया में हो तो यहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर की होगी। ये यहां से ले लेना है ना, यहां से लेना है, दतिया में भी थोड़ी कम होगी है ना। यहां से ये वाला एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो 100 से 125 है, और ये वाले एरिया की बात करें तो 125 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होगी। यानी कि यहाँ पर जितने भी जिले आ रहे होंगे, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, ये वाला क्षेत्र अगर आ रहा है तो ये वाले क्षेत्र में आपको वर्षा कितनी लिखनी है, 125 से 150 है ना। कटनी वाला एरिया आ रहा होगा, नरसिंहपुर वाला क्षेत्र आ रहा होगा, होशंगाबाद का एरिया आ रहा होगा, छिंदवाड़ा का क्षेत्र आ रहा होगा है ना, रीवा, पन्ना, सतना का क्षेत्र आ रहा होगा, तो वहां पर 100 से 125 सेंटीमीटर। सागर वगैरह का क्षेत्र, दमोह वगैरह का क्षेत्र आपको आ रहा होगा, रायसेन वगैरह का क्षेत्र आ रहा होगा, सीहोर वगैरह का क्षेत्र आ रहा होगा, भोपाल वगैरह, तो 75 से 100 सेंटीमीटर। मैंने कहा ना अधिकांश मालवा देखो आपका इसी में कवर हो रहा है, और मैंने यही बताया था आपको 80 से 120 सेंटीमीटर की जो है मालवा में औसत वर्षा आपको देखने को मिलती है। तो ये वाली डायग्राम आपको याद रखना, मोटे मोटे तौर पर बोल रहा हूं मैं, जब जलवायु का टॉपिक आएगा तब आपको अच्छी तरीके समझ में आएगा। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में मैंने कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 75 to 100 सेंटीमीटर यहाँ पर औसत वर्षा मिलेगी। तो यहाँ पर भी उतना ही है, 75 से 100 सेंटीमीटर। औसत तापमान की अगर हम बात करें तो 40 से 43 डिग्री सेल्सियस की प्राप्ति होती है। अधिकतम वो 44-45 तक भी जाता है, और न्यूनतम जो है वो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की यहाँ पर सेल्सियस जो है वो तापमान प्राप्त हो जाता है। अधिकतम भी लिख सकते हो आप है ना, अधिकतम याद रखना 44 से 45 सेंटीमीटर यहाँ पर सेल्सियस जो है तापमान प्राप्त होता है, और न्यूनतम तापमान जो है वो 8 से 10 सेल्सियस जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। चूंकि वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर है, इसलिए अगर वनस्पति को भी देखें तो शुष्क पर्णपाती ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे मध्य भारत के पठार पर थी, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। शीशम है, खेर है, बबूल है ना। कुछ प्रमाण में यहाँ पर याद रखना है सागौन भी है, ये भी याद रखना है आपको है ना। मृदा मिश्रित प्रकार की है। मिश्रित प्रकार से तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में जब आप जाओगे है ना, जो भी क्षेत्र से होंगे उन्हें पता होगा कि अगले 10 किलोमीटर पे हो सकता है कि मुझे काली मिट्टी मिल जाए, कुछ थोड़ा बहुत आगे जाओगे तो लाल पीली मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर एक प्रकार से जैसे मालवा में फैली हुई है, बघेलखंड में फैली हुई है लाल पीली, मालवा में काली मिट्टी है कि आप एक साइड से जा रहे हो तो काली मिट्टी का ही प्रभाव है, वैसा आपको बुंदेलखंड के क्षेत्र में नहीं मिलेगा। कुछ जगह पर आपको काली मिट्टी का विस्तार दिखेगा, कुछ जगह पर आपको लाल पीली मिट्टी का विस्तार दिखेगा। तो जैसे आप दतिया में जाओगे तो थोड़ा बहुत जलोढ़ का भी यहाँ पर प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बुंदेलखंड के पठार पर याद रखना है मिश्रित प्रकार की मृदा पाई जाती है, और चूंकि वर्षा कम है तो यहाँ पर ज्यादा है ना बारिश वाली फसलें नहीं लगा सकते हैं। ज्यादातर मोटे अनाज की कृषि जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया। लेकिन 2 फसलें आपको याद रखना है, गेहूं और सोयाबीन भी यहाँ पर उचित मात्रा में देखने को मिल जाता है ना। तो बुंदेलखंड के पठार की अगर हम बात करें तो मुख्यतः आपको मक्का भी मिल जाएगा, चना भी मिल जाएगा, ज्वार भी मिल जाएगा, बाजरा भी मिल जाएगा यहाँ पर देखने को है ना। साथ में गेहूं और सोयाबीन भी आपको बुंदेलखंड के पठार पर देखने को मिलता है ना। तो मोटे अनाज क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि वर्षा कम है ना, और क्योंकि चट्टानी संरचना ऐसी है कि भूमिगत जल का भी यहाँ पर अभाव है, पारगम्यता बहुत है, बहुत ज्यादा पारगम्यता होने के कारण याद रखना भौम जल की उपस्थिति भी यहाँ पर कम है, शुष्क क्षेत्र है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी ग्रीष्मकाल आता है तो बुंदेलखंड के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, एक पानी के लिए जो है पानी उपलब्धता के लिए एक विशेष योजना भी चलाई जाती है ना। और यही पर याद रखना है केन बेतवा लिंक को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी ही नहीं बचता है। अब पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर केन बेतवा लिंक को बढ़ावा दिया जा रहा है। नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन बेतवा लिंक का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, यानी कि केन को बेतवा से जोड़ा जा रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। आगे अगर देखें, बेतवा है, धसान है, बीना है, केन यहाँ की प्रमुख नदियां है। जनजाति की अगर बात करें तो गोंड और कोल है, ज्यादा मात्रा में नहीं है लेकिन पाई जाती है। प्रमुख खनिज मैंने कहा था चूना पत्थर है, हीरा है, बलुआ पत्थर है, कीमती पत्थर है, इमारती पत्थर जिसे हम कहते हैं वो भी है यहाँ पर है ना।
औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो बडेरा एक क्षेत्र है दतिया में, प्रतापनगर है निवाड़ी में, सिद्धगांव है सागर में। तो ये जो है बड़े औद्योगिक क्षेत्र है। सिद्धगांव वगैरह के क्षेत्र में आप देखोगे तो है ना, तो सीमेंट वगैरह की फैक्ट्रियां भी आपको देखने को मिल जाएगी। पर्यटन स्थल दतिया का किला, पीताम्बरा पीठ, सोनागिरी, चंदेरी का किला, ओरछा, खजुराहो, यहाँ पर आपको बहुत सारे पर्यटन स्थल देखने को मिल सकते हैं। आप अकेले ही खजुराहो में चले जाओगे तो आपको बहुत सारे, और टीकमगढ़ में चले जाओगे तो आपको बहुत सारे पर्यटन स्थल देखने को मिल सकते हैं। तो ये है बुंदेलखंड का पठार, याद रखना है ना, महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड का पठार याद रखना, ग्रेनाइटिक नीच चट्टान से बना हुआ है, वोल्केनिक प्लग है, ठीक है। देख लो एक बार, ये मिटा दूं मैं। फोटो निकालना हो तो निकाल सकते हो आप, बाकियों को याद होगा, ये पढ़ाई होगा, है ना। ठीक है, रीवा पन्ना के पठार की बात करते हैं, है ना। अब स्थिति को देख लेते हैं। 23 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 12 मिनट, है ना। यहां से लेकर यहां तक का जो क्षेत्र है वो है 23 डिग्री 10 मिनट से लेकर 25 डिग्री 12 मिनट तक, है ना। और ये देशांतरी विस्तार है, तो देशांतरी विस्तार में अगर देखें तो 78 डिग्री 4 मिनट से लेकर, है ना, 82 डिग्री 18 मिनट तक जो है इसका विस्तार माना जाता है, यहां तक विस्तार है। तो इसके अंदर बसा हुआ है रीवा पन्ना का पठार। अब रीवा पन्ना के पठार की बात करें तो रीवा पन्ना के पठार से हम देखते हैं कि यहाँ से विंध्य प्रदेश जो है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वो गुजरी हुई है। चाहे इसके दक्षिण में देखे या उत्तर में देखे तो विंध्याचल श्रेणी का ही ज्यादा प्रभाव है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ की जो चट्टानी संरचना है वो विंध्यन शेल समूह से बनी हुई है, और विंध्यन शेल समूह से बनी हुई है इसलिए याद रखना यहाँ पर बलुआ पत्थर के साथ साथ चूना पत्थर की भी प्राप्ति होती है। और चूने पत्थर की यदि यहाँ पर प्राप्त हो रही है तो औद्योगिक दृष्टिकोण से देखें तो सीमेंट बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर बहुत ज्यादा है। कटनी की अगर हम बात करें तो कटनी को याद रखना है ना, यहाँ पर बहुत सारी सीमेंट की फैक्ट्रियां लगी हुई है। तो ये विंध्यन क्रम की शेल चट्टानों से है, और विंध्यन क्रम की शेल चट्टानों में हमने बताया भी था कि यहाँ पर हीरे की भी प्राप्ति होती है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो चूना पत्थर है, हीरा है, कोरंडम है, बॉक्साइट है, यह खनिज जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। कहाँ पर? रीवा पन्ना के क्षेत्र में। लेकिन इसका विस्तार कहाँ पर है ये भी देख लेना है ना। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, दमोह का कुछ क्षेत्र मिल जाएगा, कटनी का क्षेत्र मिल जाएगा, पन्ना का क्षेत्र मिल जाएगा, सतना का क्षेत्र मिल जाएगा, है ना। तो ये वाले क्षेत्र जो है ना, रीवा, पन्ना, दमोह, कटनी, सतना, ये वाला एरिया जो है वो रीवा पन्ना के क्षेत्र में आता है या रीवा पन्ना के पठार पर आता है। लेकिन जिस प्रकार से बुंदेलखंड के पठार की संरचना ग्रेनाइटिक नीच से है, वैसी रीवा पन्ना के पठार की नहीं है। रीवा पन्ना के पठार की संरचना केवल और केवल विंध्यन क्रम की शेल चट्टानों से निर्मित है ना। तो विंध्यन क्रम की शेल चट्टानों से निर्मित मतलब ज्यादा कठोर नहीं है यहाँ पर। और वर्षा की मात्रा अगर हम बात करें तो वर्षा की मात्रा मैंने अभी कहा आपको, अगर यहाँ से हम देख लिया जाए तो यहाँ 100 से 125 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त होती है। कौन सी प्राप्त होती है? 100 से 125 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त होती है। और मिट्टी में अगर देखें तो ज्यादातर भाग में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। किस मिट्टी का विस्तार है? लाल पीली मिट्टी का विस्तार ज्यादा है। और वर्षा चूंकि 100 से 125 सेंटीमीटर है तो धान की कृषि यहाँ पर हो सकती है। इसलिए यहां से याद रखना, इस बेल्ट से लेकर यहां से ये समझना है, ये वाला जो पूरा बेल्ट है ना हमारा, रीवा पन्ना के पठार से लेकर
सतपुड़ा का पश्चिमी क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी का पश्चिमी क्षेत्र और बघेलखंड का ये जो एरिया है, यहां से धान का बेल्ट शुरू हो जाता है ना। तो ये पूरा की पूरा एरिया कौन सा है, धान का है। क्योंकि आपने वर्षा की मात्रा भी यहां से देख ली कि 100 से 125 सेंटीमीटर से ज्यादा ही हो रही है, तो धान के लिए याद रखना है लगभग 120 सेंटीमीटर तो वर्षा वहां पर चाहिए ही चाहिए। तो 120 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर भी देखने को मिलती है, इसीलिए याद रखना है यहाँ से धान का प्रभाव जो है वो शुरू हो जाता है, धान की कृषि यहाँ से शुरू हो जाती है ना। लाल पीली मिट्टी का विस्तार है, ये भी आपको देखना है। मैं बता दूं आपको पुनः से, औसत ऊंचाई देख लिया जाए तो 300 से 450 मीटर है, क्योंकि विंध्य प्रदेश गुजरा हुआ है, विंध्याचल श्रेणी गुजरी हुई है यहाँ से। जलवायु देख लिया जाए तो सम जलवायु है, क्योंकि यहाँ ग्रेनाइटिक चट्टान नहीं है तो इतना ज्यादा गर्म भी नहीं होगा। विंध्यन प्रदेश है तो इसलिए न ज्यादा गर्म हो पाता है न ज्यादा ठंडा हो पाता है, तो सम जलवायु है। जैसे हमारे मालवा के क्षेत्र में है वैसे ही जलवायु यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इतनी बात है कि मालवा के क्षेत्र में ज्यादा मानसून का प्रभाव नहीं है, रीवा पन्ना के पठार पर ज्यादा मानसून का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। औसत वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर। औसत तापमान की अगर हम बात करें तो 40 से 42 सेल्सियस आपको देखने को मिलता है। वनस्पति आर्द्र पर्णपाती, साल सागौन, साल यहां से शुरू हो जाएगा। साल के वृक्ष के लिए भी ज्यादा बारिश की आवश्यकता होती है। 120 से 120 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी तो वहां पर अच्छे किस्म के साल के वृक्ष आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो ज्यादा अच्छे साल कहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा अच्छे साल जो है आपको बघेलखंड के पठार पर देखने को मिलेंगे। सतपुड़ा का जो पश्चिमी क्षेत्र है, बालाघाट मंडला डिंडोरी वगैरह का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छे साल मिलेंगे। उमरिया के क्षेत्र में मिलेंगे, तो यहाँ पर भी आपको साल देखने को मिलेंगे। सागौन तो है ही है ना। मृदा लाल पीली एवं इसके जो पूर्वी वाला जो पश्चिमी वाला जो भाग है, यहाँ पर याद रखना है थोड़ा सा मिश्रित प्रकार की, है ना, मिट्टी देखने को मिल जाएगी। मैं मिटा दूं यहाँ पर, फिर से बता दूं आपको, है ना। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया चूंकि बुंदेलखंड से लगा हुआ है तो कुछ प्रमाण में आपको यहाँ पर मिश्रित प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी, लेकिन ज्यादातर एरिया जो है वो लाल पीली मिट्टी का है ना। तो धान की कृषि के लिए जो है यहाँ पर, है ना, अच्छी बारिश देखने को मिलती है हमें। प्रमुख फसलें हैं, गेहूं तो होगा ही होगा, सोयाबीन भी होगा, धान भी होगा, मक्का, अलसी, ये इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं। अलसी लगा ही देना है आपको, क्योंकि अलसी ज्यादातर आपको पन्ना सतना में ही देखने को मिलेगी, रीवा में ही देखने को मिलेगी, है ना। प्रमुख नदियां केन है, टोन से बिहड़ है, याद रखना। प्रमुख जनजाति गोंड और कोल। प्रमुख खनिज मैंने बता दिया है। औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पन्ना का पुरैना है, सतना है, मेहर है ना, कटनी है, ये भी आप लगा सकते हो, है ना। कटनी भी एक औद्योगिक क्षेत्र है, इसको भी लगा देना। पर्यटन है, आप बिहड़ नदी है तो स्वाभाविक सी बात है, केवटी है, बहुटी है, चचई, पांडव जलप्रपात, भरूच स्तूप है ना। देवर कुठार जो स्तूप बना हुआ है ये भी आपको सतना में देखने को मिल सकता है ना। तो ये प्रमुख पर्यटन क्षेत्र भी है। तो ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, है ना, रीवा पन्ना के पठार में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा सोन घाटी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, नर्मदा सोन घाटी भी, है ना। नर्मदा सोन घाटी को यदि देख लिया जाए तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार है ना। अब एक और चीज यहाँ पर समझ लीजिएगा, मैं वैसे सतपुड़ा में आपको पढ़ाऊंगा ही, है ना, विंध्य आपको अलग से पढ़ाना है, तो सतपुड़ा जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सतपुड़ा की उत्पत्ति वगैरह ये सारी चीजें जो है आपको बताऊंगा। देखिए, ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। नर्मदा जो है वो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। ये कब बना तो याद रखना है, जब हमारे भारतीय प्लेट जो है वह उत्तर पूर्व की ओर अग्रसर थी और यूरेशियाई प्लेट के नीचे क्षेपित थी, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जितने भी भ्रंश बने हैं ये भ्रंश उसी समय बने हैं जिस समय नर्मदा भ्रंश का है ना या उत्पत्ति हुई थी। जब अचानक से भारतीय प्लेट के द्वारा धक्का दिया गया और ये नीचे की ओर क्षेपित हुई तो भूगर्भिक हलचल ऐसी हुई कि यहाँ पर बहुत सारा भाग जो है वो नीचे धंस चुका था, और नीचे जब धंसा तो केवल नर्मदा का क्षेत्र नहीं धंसा, महानदी का भी धंसा, सोन का भी धंसा, दामोदर का भी हुआ और नर्मदा का भी हुआ और साथ में तापी का भी हुआ।
तो इतने जगह पर भ्रंश उत्पन्न हुए और ये क्षेत्र नीचे की ओर चले गए, और नीचे की ओर जब चले गए तो ऊपरी क्षेत्र से जल की धाराओं के कारण जो है यहाँ पर नदियां बहने लगी, है ना। और इन्हीं नदियों के आधार पर उन भ्रंश घाटी को नाम दिया गया है, जैसे नर्मदा भ्रंश घाटी, तापी भ्रंश घाटी, दामोदर भ्रंश घाटी, है ना, महानदी भ्रंश घाटी। तो इन भ्रंशों में याद रखना है, अगर ये भ्रंश उत्पन्न हुए हैं तो पहले यहाँ पर कोई ना कोई पादप प्रजाति तो रही होगी, और अगर ये नीचे की ओर धंसती है तो ये पादप प्रजाति दब जाती है, और कालांतर में इन्हीं पादपों के दबने से वहां पर किसका निर्माण हुआ, या किसकी हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण खनिज जिसे हम कोयला कहते हैं, वो बनना प्रारंभ हुआ। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी भ्रंश घाटी है वहां पर ये कोयले आपको प्राप्त होता ही होता है, या कोयला आपको देखने को मिलता ही मिलता है ना। तो गोंडवाना युगीन कोयला आपको देखने को मिलता है। तो सोन घाटी, सोहागपुर क्षेत्र है, सिंगरौली क्षेत्र है, यहाँ पर आपको कोयला देखने को मिलता है। महानदी घाटी में आपको कोयला देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, उड़ीसा में आपको कोयला देखने को मिलता है। दामोदर वैली की बात करें तो आपको झारखंड में कोयला देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में आपको कोयला देखने को मिलता है, रानीगंज वगैरह। देखा मूवी बनी है, कौन सी मूवी वो, अरे केजीएफ तो साउथ में, वो गोल्ड वाला है। अरे वो प्रियंका चोपड़ा और इसकी है ना, वो मलाइका को नहीं लेके गया, क्या नाम है, हाँ गुंडा ये वो गुंडा, हाँ दिखता भी वैसा ही है, उसको हीरो किसने बना दिया पता नहीं। हाँ वो क्या हीरो दिखता है, रणवीर ठीक है, रणवीर अच्छा दिखता है। अब उसमें क्या है, भद्दा सा चेहरा लेके आता है और एटीट्यूड इतना बड़ा बड़ा, हमारी मूवी को तुम बॉयकॉट करोगे, तुझ में है क्या जो तुझे देखे हम अपने दम पे। एक मूवी पानीपत नहीं हिट कर, कौन सी उसकी, पानीपति, तो वो हिट नहीं करा पाया। चलो देखो अपने क्या करना है, जिसकी जैसी है ना, वो उनका जॉब है, वो कमाए पैसे, अपन इधर देखो, अपन इधर कमाएंगे। तो समझ में आ गया। तो ये जो भ्रंश घाटी है इसमें आपको कोयला देखने को मिलेगा, मतलब कोयला तो है, सतपुड़ा कोयला। लेकिन ये बात ध्यान में रखना है, जिस प्रकार से सोन घाटी में जो दबा कोयला है, महानदी घाटी में जो दबा कोयला है, या दामोदर घाटी में जो दबा कोयला है, ये लगभग बिटुमिनस प्रकार का है, अच्छी क्वालिटी का मान सकते हैं। हम एंथ्रासाइट नहीं कह रहे हैं, लेकिन उत्तम क्वालिटी का है। जबकि हम नर्मदा भ्रंश घाटी की बात करें तो यहाँ पर निम्न कोटि का कोयला है। जैसे पेंच कानन घाटी में अगर हम देखें तो यहाँ पर निम्न है ना, हम कहते हैं कि निम्न कोटि का जो है वो कोयला आपको देखने को मिलेगा, लिग्नाइट प्रकार का आपको थोड़ा बहुत कोयला देखने को मिल जाएगा। तो नर्मदा वैली जो है वो याद रखना है, किस कारण से, भूगार्भी खलचल, यानी कि भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण से, है ना, भूगार्भी खलचल से यहाँ पर भ्रंश उत्पन्न हुआ, और उसी भ्रंश से एक नदी बहने लगी जिसका नाम है नर्मदा। समझ में आ गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नर्मदा भ्रंश घाटी कहते हैं। तो ये नर्मदा भ्रंश घाटी आखिर किसके मध्य में बनी, तो याद रखना यहाँ पर विंध्य पर्वत है और यहाँ पर सतपुड़ा है। तो ये नर्मदा भ्रंश घाटी जो है, या नर्मदा सोन घाटी जो है, वह विंध्य और सतपुड़ा के मध्य में बसी हुई है। आई बात समझ में। और विंध्य और सतपुड़ा के मध्य में यहाँ पर बसी हुई है, और पूर्व से पश्चिम की ओर यह संकीर्ण घाटी में फैली हुई है। ये भी याद रखना, अगर भ्रंश है, मान लेते कि ये मध्य प्रदेश है, अगर मध्य प्रदेश के एरिया में अगर ये वाला भाग नीचे की ओर चला जाता है तो मैं कह सकता हूं कि यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग कौन सा है, मैं सबसे दक्षिणी भाग नहीं पूछ रहा हूं, दक्षिणी भाग सतपुड़ा है ना। दक्षिणी भाग का तात्पर्य है कि एक आपके सामने फिजिकल मैप रख दिया गया है, उसको दिशा के आधार पर दिखाना है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, है ना। तो दक्षिणी भाग आपको क्या लगाना है, सतपुड़ा है। लेकिन निचला भाग यदि हम देखें भूगोलिक दृष्टिकोण से तो फिर वह नर्मदा घाटी आएगा। कौन सी आएगा, नर्मदा। और याद रखना है, नर्मदा घाटी का जो बनावट है वह पूर्व की ओर ऊपर उठी हुई है और पश्चिम की ओर जो है वो नीचे उठी हुई है, और इसके दक्षिण में सतपुड़ा है जो कठोर चट्टान से निर्मित है, जबकि उत्तर में विंध्य पर्वत है जो मुलायम चट्टानों से निर्मित है। अभी आएंगे हम उस पर भी आएंगे, जब मैं आपको सतपुड़ा पढ़ाऊंगा
ताकि सतपुड़ा कैसे बना है और विंध्य कैसे बना है उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन बना हुआ है ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो है एक संकीर्ण क्षेत्र में यह फैली हुई है। इसका विस्तार यदि देखा जाए तो 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 45 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है, ज्यादा नहीं है, संकीर्ण है ना। आपने देखा होगा 1 डिग्री का अंतर है केवल। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर याद रखना 81 डिग्री 30 मिनट तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है ना। अब अगर हम वर्षा की बात करें या यहाँ पर मृदा की बात करें तो एक प्रकार की वर्षा तो हो नहीं पाएगी और एक ही प्रकार की मृदा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर ये छोटे एरिया में होता तो हम कह भी सकते थे कि जैसा मालवा का प्रभाव है वैसा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, लेकिन ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इसका विस्तार उस क्षेत्र में भी है जहां पर 100 से 125 से 130 140 सेंटीमीटर की वर्षा हो जाती है, और आपने वो एरिया भी देखा जहां पर 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा देखने को मिलती है। तो औसतन यदि हम देख लिया जाए तो यहाँ पर 80 से 130 135 सेंटीमीटर की यहाँ पर वर्षा आपको देखने को मिलती है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि पूर्व की ओर जो है वर्षा ज्यादा होगी और पश्चिम की ओर जो है वर्षा क्रमशः घटते हुए चली जाएगी। और अगर इसी को मध्य प्रदेश का मैप याद है, सभी तो याद है, कितने लोग हैं जिनको मैप नहीं याद अभी तक मध्य प्रदेश का? याद है ना तो बताओ कौन कौन से जिले आएंगे फिर? अब बताओ जिले कौन कौन से आएंगे? अभी तो बोला याद है, चलो यहां से शुरुआत करो। चलो मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा आ जाएगा, सीहोर आएगा, देवास का निचला हिस्सा आएगा, खरगोन का आएगा, धार का आएगा निचला हिस्सा पक्का, अलीराजपुर का। चलिए इतना तो लिखना नहीं है, 4 पार्ट लिख के आदि कर देना है, ठीक है ना, मेंस में आए तो ठीक। तो ये वाले जिले जो है इनमें इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। हाँ, एक और चीज, ये वाला पूरा एरिया दक्कन ट्रैप का है ना, ये पूरा एरिया दक्कन ट्रैप का है ना। एक मिनट, एक ही जगह पे जो है खिचड़ी ना हो जाए, यहां समझ। ये वाला पूरा जो है वो दक्कन ट्रैप का है ना। तो मुझे बताइए कि नर्मदा घाटी में पश्चिम की ओर किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा? काली मिट्टी का होगा ही नहीं होगा। तो ये जो नर्मदा घाटी जो है इसके पश्चिम में अगर हम बात करें तो काली मिट्टी का विस्तार है, जबकि पूर्व की ओर चले जाए तो हमें लाल पीली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें तो ये वाला पूरा क्षेत्र जो है वह भीलों का है, भील जनजाति यहाँ पर मुख्यतः निवास करती है, जबकि हम यदि पूर्व में चले जाए तो यहाँ पर गोंड निवास करती है। यानी कि प्रदेश की 2 सबसे बड़ी जनजातियां इसी घाटी में जो है वो ज्यादातर निवास करने को मिलती है, देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भारिया भी है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोरकू भी है, आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ प्रमाण में जो है बेगा का विस्थापन भी हुआ है यहाँ पर, है ना, लेकिन बेगा जो है मुख्यतः मैकाल श्रेणी और बघेलखंड के पठार पर आपको देखने को मिलती है ना। तो गोंड और भील ये 2 प्रमुख जनजातियां इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में जो है वह निवास करती है। तो काली मिट्टी का क्षेत्र है, तो फसलों में काली मिट्टी का पूरा लगा दीजिए आप। कपास होगा, गेहूं होगा, सोयाबीन होगा, चना होगा, मूंगफली होगा, है ना, मिर्ची है। ये माता रानी वहीं से है, मिर्ची वाले एरिया से, खरगोन से ही हो ना। तो खरगोन वाले क्षेत्र में है ना, कौन सा है? बेड़िया नाम सुने हो? आसपास ही है क्या आपके? खरगोन प्रॉपर से हो आप? प्रॉपर खरगोन? इतने भी सोच रहे हो मैं खरगोन से ही हूँ क्या? वो भी सोच रही मैं वास्तविक तौर पर खरगोन से ही हूँ क्या? हाँ ऐसा चलिए ठीक है ना। तो ये वाला बड़ा है ना क्षेत्र है। और इधर की ओर आ जाए तो धान आएगा नहीं आएगा? धान और मोटे अनाज ज्वार बाजरा वगैरह जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। देख लीजिए क्षेत्रफल अगर हम देखें तो नर्मदा सोन घाटी प्रदेश का दूसरा
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, जो लगभग 26% एरिया को कवर कर रहा है। निर्माण दक्कन ट्रेप पश्चिम में है और धारवाड़ क्रम की चट्टानें पूर्व में है। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, देखिए अगर आपको चट्टानी संरचना का रूप देखना है तो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। आर्कियन क्रम की चट्टानें और कुछ नहीं है, याद रखना है, जब भी सबसे पहले हमारे पृथ्वी पर जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी और चट्टानी संरचना बन रही थी, तो यहां से कुछ मैग्मा ऊपर की ओर निकला और ये पठारी रूप ले लिया था उसने, और पठारी रूप लेने के बाद में एक प्रकार से शील्ड का निर्माण किया था, और ये शील्ड जहां जहां बनी होगी दुनिया में वहां पर आर्कियन क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलेगी। कालांतर में याद रखना है, इन्हीं आर्कियन क्रम की चट्टानों से जब अपरदन की प्रक्रिया चालू हुई तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी, और धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको जहां पर भी नाम आता है फिर समझ लेना है धात्विक खनिज जो है वो प्रचुर मात्रा में यहां पर पाए जाएंगे, प्रचुर मात्रा में, चाहे फिर बॉक्साइट हो, है ना, फिर आपका मैंगनीज हो, तांबा हो, लोहा हो, ये सारे के सारे खनिज जो है आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानों में बहुतायत में आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा ये जो पश्चिमी क्षेत्र आपको बताया जा रहा है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, तो क्या पूर्व में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, तो क्या ये क्षेत्र खनिज संसाधनों में धनी नहीं होगा? है ना, मंडला है, डिंडोरी है, जबलपुर है, जबलपुर में लो अयस्क की प्राप्ति होती है, बालाघाट में कुछ लो अयस्क की प्राप्ति होती है, मैकाल श्रेणी में आपको लो अयस्क की प्राप्ति होती है। तो पूर्व की ओर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों को संजोए हुए है। इसलिए याद रखना है हमारा पूर्वी क्षेत्र जो है वो खनिज संसाधनों में धनी है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र जो है वो निर्धन है, ज्यादा आपको वहां पर खनिज संसाधन देखने को नहीं मिलते हैं। औसत ऊंचाई देख लिया जाए तो 300 मीटर है औसत, इससे कम ही है ना, 250 से 300 मीटर। जलवायु में अगर हम औसत वर्षा देखें तो 70 से 150, मैंने कहा था कि पूर्व की ओर कम है, पश्चिम की ओर ज्यादा है। औसत तापमान जो है वो 40 से 42 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलता है। मृदा पूर्व में लाल पीली है तथा पश्चिम में काली है। प्रमुख फसलें बता दी मैंने, है ना, धान है, बागवानी कृषि है, पहाड़ी क्षेत्र है तो बागवानी कृषि प्रमुख होती है। नदियों की अगर हम बात करें तो नर्मदा, उसकी सहायक नदियां है, शक्कर, दूधी है, तवा है ना। प्रमुख जनजाति भील, गोंड, कोरकू। प्रमुख खनिज कोयला है, संगमरमर है, लौह अयस्क वगैरह आप लिख सकते हो, है ना। औद्योगिक क्षेत्र मनेरी मंडला में है, बाबई है ना, बाबई गांव कहते हैं उसे, है ना, नर्मदापुरम में है। निमरानी खरगोन में है ना, आपको देखने को मिल जाएगा जब आप रास्ते पर से जाओगे तो, मुझे भी मिलता है। पर्यटन के दृष्टिकोण से देख लो तो जबलपुर, भेड़ाघाट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। ओंकारेश्वर है, 52 गजा, बड़वानी में 52 गजा, सतपुड़ा में आएगा वैसे, है ना, तो ओंकारेश्वर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। तो ये मध्य उत्तर प्रदेश का नर्मदा सोन घाटी है, ध्यान रखना है। पूर्व की ओर देख लिया जाए तो लाल पीली मिट्टी का विस्तार है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार है, जबकि पश्चिम की ओर अगर हम देखें तो दक्कन ट्रेप का विस्तार यहाँ पर देखने को मिल जाता है ना। जनजातीय दृष्टिकोण से देख ले तो भील और गोंड दो प्रमुख जनजातियां इसी क्षेत्र में निवास करती हैं। ठीक है, अगला बघेलखंड का पठार छोटा है ना, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से प्रदेश का सबसे छोटा है, लगभग 7% एरिया को कवर किए हुए है, 21,577 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अवस्थिति अगर देख ले तो यहाँ पर है ना, सीधी सिंगरौली है, सीधी है ना, उमरिया है, शहडोल है और अनूपपुर का थोड़ा हिस्सा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखें तो प्रदेश का सबसे छोटा एरिया है, लगभग 7% एरिया में यह फैला हुआ है ना। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया का एरिया इसमें समाहित किया जाता है। लाल पीली मिट्टी का विस्तार है ना, और ये वह क्षेत्र है जहां पर सतपुड़ा की श्रेणी और विंध्य की श्रेणी जो है दोनों आपस में मिलने का प्रयास करती है, ये वो वाला एरिया है ना। इधर से ये विंध्य प्रदेश है और इधर से ये सतपुड़ा है, तो दोनों जो है वो मिलने का प्रयास इसी क्षेत्र में करते हैं। किस क्षेत्र में? बघेलखंड के क्षेत्र में। और मेहर सतना में, रेवा पन्ना का पठार में आता है ना, मेहर सतना में आ जाता है वो, है ना। हाँ, हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बघेलखंड का क्षेत्र नहीं देख रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम बघेलखंड का क्षेत्र देखें तो ये वाला पूरा एरिया छत्तीसगढ़ के साथ मिलाकर ये बघेलों का था, है ना, समझ में आ रहा है।
तो इतिहास में पढ़ा होगा आपने मध्य प्रदेश के इतिहास में, तो मैं इतिहास ये भौगोलिक दृष्टिकोण से देख लिया जाए तो अब सीमित क्षेत्र में हमारा बघेलखंड जो है वह बसा हुआ है ना। तो कितने जिलों में है लगभग, है 4-5 जिलों में है। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर का कुछ एरिया है और उमरिया के क्षेत्र में फैला हुआ है। लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। बेगा जनजाति यहाँ पर मुख्यतः निवास करती है। कौन सी जनजाति? बेगा जनजाति, है ना। और बेगा जनजाति का सबसे प्रमुख जो पकवान होता है वो खिचड़ी होती है। समझ में आ रहा है? यानी कि ये धान से बनी जो पकवान होते हैं इनको ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये धान वाला एरिया है, बघेलखंड वाला जो एरिया है ये धान वाला एरिया है। और सोन नदी बही हुई है, छोटी सी एक सोन भ्रंश घाटी है। तो आपको यहाँ पर उसमें, है ना, कोयले की भी प्राप्ति होती है। मैंने कहा था कि गोंडवाना कालीन यहाँ पर किस प्रकार से भ्रंश उत्पन्न हुआ था। नर्मदा में हुआ था, सोन में हुआ था, महानदी में हुआ था, है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया दामोदर वैली में हुआ था, है ना, दामोदर नदी है वहां पर भ्रंश उत्पन्न हुआ था। तो ये पूरा एरिया जो है वो कोयले वाला एरिया है ना। तो शहडोल का सोहागपुर क्षेत्र बड़ा एरिया है हमारा, है ना, प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ना। सिंगरौली क्षेत्र है ना, ये भी आपको देखने को मिलेगा। उमरिया का बिरसिंहपुर क्षेत्र है, यहाँ पर आपको कोयला वगैरह देखने को मिलेगा, है ना। ये औद्योगिक क्षेत्र भी है। सोहागपुर को यदि देख लिया जाए, है ना, अमलई क्षेत्र को अगर देख लिया जाए, सिंगरौली को देख लिया जाए, बिरसिंहपुर को देख लिया जाए, तो ये प्रमुख औद्योगिक शहर भी है ना। आद्य महाकल्प विंध्यन शेल समूह तथा गोंडवाना शेल समूह की चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती है। मैंने कहा ना कि जहां पर विंध्यन भी है और सतपुड़ा जो श्रेणी है वो दोनों ही मिलने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर याद रखना है गोंडवाना शेल समूह की चट्टान भी है, विंध्यन शेल समूह की चट्टान भी है और पुरातन चट्टान भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो गोंडवाना शेल समूह में आपको कोयले की प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति होती है, कोयले की प्राप्ति होती है। विंध्यन शेल समूह में भी थोड़ा आपको कोयला देखने को मिल जाएगा, है ना। औसत ऊंचाई 350 से 400 मीटर है। जलवायु की अगर हम बात करें तो औसत वर्षा जो है वह 125 से 150 सेंटीमीटर है। लेकिन पूर्वी पठार पर यदि देख लिया जाए तो मानसूनी प्रकार की आपको जलवायु देखने को मिलती है। मुख्यतः कैसी, लिख लेना, एक शब्द यहाँ पर नहीं आया हुआ है तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पर मानसूनी प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। औसत तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस है। मृदा जो है वो लाल पीली है। फसलें आपको पता ही होगा, धान, गेहूं और बागवानी कृषि यहाँ पर प्रचलन में है। सोन, जोहिला दो प्रमुख नदियां हैं। जनजाति अगर हम बात करें तो गोंड है, लेकिन बेगा यहाँ पर बहुतायात में है। प्रमुख खनिज कोयला है, तांबा है, लौह अयस्क है। औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अभी मैंने बताया आपको अमलई है, सोहागपुर है, सिंगरौली है, बिरसिंहपुर है। पर्यटन में आप देख सकते हो, है ना। तो पर्यटन में आपको अमरकंटक भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये अमरकंटक याद रखना है, उधर आना चाहिए था सतपुड़ा में, है ना। बाण सागर परियोजना है, नर्मदा कुंड आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये सारे एरिया जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अब अंतिम 6 हमने ले लिए हैं। अंतिम जो बचा हुआ है वो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की अगर हम बात करें तो पहले थोड़ी बेसिक जानकारी ले लें, फिर इस पर आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। नीचे वाले एरिया आपको पता होगा, बड़वानी है, खरगोन है, खंडवा है, बुरहानपुर है ना। यहाँ पर आपको बैतूल मिल जाएगा, होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम आपको देखने को मिल जाएगा, छिंदवाड़ा देखने को मिल जाएगा, सिवनी, बालाघाट, है ना, डिंडोरी का एरिया आ जाएगा, अनूपपुर का थोड़ा हिस्सा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाले एरिया में याद रखना है नर्मदा अपना सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का विस्तार है ना। तो ये मैंने आपको विस्तार दिखा दिया है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसका पूरा के पूरा विस्तार है ना। लेकिन ये भी देखना है कि जिस प्रकार से हमने नर्मदा घाटी में देखा उसी प्रकार से ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। और पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर दक्कन ट्रेप और धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी आपको देखने को मिल जाएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानें किस ओर देखने को मिलेगी, पूर्व में मिलेगी या पश्चिम में मिलेगी? पूर्व में मिलेगी, जबकि दक्कन ट्रेप का विस्तार पश्चिम में होगा। उच्चावच औसत ऊंचाई जो है वो 400 से 650 मीटर आपको देखने को मिलती है। जलवायु में देखें तो औसत वर्षा अगर देखें तो 70 से 75 से वही 150 और औसत तापमान वही रहेगा 40 से 42 डिग्री।
पूर्व में लाल पीली तथा पश्चिम में काली मिट्टी का विस्तार है। वैसे ही लिखना है जैसे आपने नर्मदा सोन घाटी में लिखा हुआ है। प्रमुख फसलें में भी वही आएगा। प्रमुख नदियां वर्धा, वेनगंगा, पेंच, तवा, ये प्रमुख नदियां है, वही से निकल रही है, इन्हीं पहाड़ों से निकल रही है। प्रमुख जनजाति में याद रखना है भील आएगा, गोंड आएगा, कोरकू, बैगा, भाड़िया, ये प्रमुख जनजातियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रमुख खनिज की अगर हम बात करें तो कोयला है, संगमरमर, तांबा, बॉक्साइट, अग्निश मिट्टी, चीनी मिट्टी, मैंगनीज आदि की प्राप्ति यहाँ पर होती है। औद्योगिक क्षेत्र पांडुरना, नाम याद ही होगा अभी आपको, तो है ना, भूलेंगे तो नहीं, है ना, क्या है, जिला बना है ना। बंडोल है सिवनी के क्षेत्र में, किरनारपुर बालाघाट में है, ये प्रमुख है ना औद्योगिक क्षेत्र है। भरवेली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये सारे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र इसी में है। पातालकोट है, मुक्तागिरी है, अस्थिरगढ़ का किला है, 52 गजा है, ये प्रमुख पर्यटन स्थल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना, तो ये ध्यान में रखना है आपको। लेकिन अब देखते हैं कि आखिर ये मैकाल श्रेणी बनी कैसे है, किन किन श्रेणियों से मिलकर बनी है ना। सतपुड़ा कैसे बना है, तो सतपुड़ा का अगर विभाजन देख लिया जाए तो सतपुड़ा को मुख्यतः 3 भागों में बांटकर देखा जाता है ना। कहां से बांटा जाता है, तो याद रखना है खंडवा बुरहानपुर का जो गैप है, जो दर्रा है ना, ये बुरहानपुर वाला एरिया है ना, तो यहाँ पर ये गैप है। इस गैप से याद रखना है इधर वाली जो पहाड़ी है उसे अलग नाम दिया जाता है, इधर वाली पहाड़ी यहाँ तक अलग नाम दिया जाता है, और बालाघाट से ये वाली जो श्रेणी है इसे अलग नाम दिया जाता है। तो ये 3 भागों में इसका विस्तार है ना, किसका, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का। अगर हम देखें तो खंडवा बुरहानपुर गैप से याद रखना है ये पश्चिम की ओर जो श्रेणी है, यहाँ पर बड़ा जो विस्तार है वो गुजरात में एक जगह है राजपीपला, उसी जगह के नाम के आधार पर ये जो पश्चिमी वाला जो भाग है इसको राजपीपला श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजपीपला, जगह गुजरात में है, ये ध्यान में रखना है, हमसे लगकर ही है ना। इधर वाला जो सतपुड़ा है उसे पूर्वी सतपुड़ा कहा जाता है, जिसमें महादेव श्रेणी प्रमुख है। क्या है, महादेव श्रेणी प्रमुख है, और इधर वाली जो श्रेणी है इसे मैकाल श्रेणी के नाम से ही जाना जाता है। ये सतपुड़ा का पूर्वी हिस्सा है, लेकिन पूर्वी सतपुड़ा नहीं है, पूर्वी सतपुड़ा इसे कहेंगे हम, है ना। जो खंडवा बुरहानपुर गैप के पूर्व में स्थित जो श्रेणी है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वी सतपुड़ा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सतपुड़ा वास्तव में क्या है, क्या यह ब्लॉक पर्वत है, क्या यह वलित पर्वत है, दोनों में से कौन सा आएगा, ब्लॉक पर्वत है या वलित पर्वत है। मैंने पढ़ाया भी तो था आपको, भूगोल जब चल रहा था, जब सतपुड़ा का टॉपिक आया तो मैंने इसके निर्माण की प्रक्रिया पता ही थी आपको कि सतपुड़ा क्या है। सतपुड़ा में जीवाश्मों का अभाव है, ये भी मैंने बताया था, ब्लॉक पर्वत है ना। लेकिन यूपीएससी गलत कर देगा, है ना, क्यों गलत कर देगा, क्योंकि यह ब्लॉक पर्वत की भांति नजर आता है, केवल है नहीं। नजर इसलिए आता है क्योंकि इसके दोनों कगार पर भ्रंश उत्पन्न है। आई बात समझ में, वास्तव में ये जो पर्वत बना है ये भूसमिति में निर्मित है, जियोसिंक्लाइन में निर्मित पर्वत है ना। अब समझते हैं, देखिए मैंने अगर आपको कहा है कि पर्वत जो संरचना है, मैंने कहा था कि प्री कैम्ब्रियन पर्वत संरचना है, पर्वत निर्माण का पहला क्रम जिसमें आपके अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, फिर आया कैलेडोनियन पर्वत, फिर हर्सियन पर्वत आए, फिर अल्पाइन पर्वत आए, जो नवीनतम पर्वत श्रृंखला है जिसमें आप हिमालय वगैरह देखते हो, तो ये नवीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली की अगर हम बात करें, याद रखना ये वाला जो भाग है ना अरावली का, ध्यान रखना ये वाला भाग है, ज्यादा हो गया, ये वाला भाग जो है ना गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली अंबाला तक है ना, रायसीना हिल्स तक है ना, आपने देखा होगा है ना, रायसीना हिल्स नाम सुने हो ना, संसद भवन है हमारा उसी हिल्स पर, ध्यान देना है। तो ये वाला अरावली है, तो ये प्री कैम्ब्रियन है, ये क्या है, प्रोटेरोजोइक, प्री कैम्ब्रियन के प्रोटेरोजोइक कल्प में जो है इसका निर्माण हुआ, या तो हम इसे कह सकते हैं कि यह पुरातन पर्वत श्रृंखला है, जिसका अब कुछ भाग बचा है तो हम उसे अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं में ही रखते हैं।
जिस वक्त याद रखना है अरावली का निर्माण हुआ, उसी वक्त याद रखना है इसके पैरेलल में पूर्वी घाट का भी निर्माण हुआ है। उसी समय मैंने बताया था कि पूर्वी घाट और अरावली समकालीन है ना। और ये कब बना था? जब हमारा पेंजिया निर्माण हो रहा था ना, उसी क्रम में अरब सागर में मेडागास्कर के ऊपर जो भूसन्नति थी, उस भूसन्नति में याद रखना है इसका निर्माण हुआ है अरावली का। ऐसी ही भूसन्नति कालांतर में याद रखना है हमारे मध्य भाग में उत्पन्न हुई, और इस मध्य भाग में जब उत्पन्न हुई तो यहां पर अवसादों के वलन से सतपुड़ा बना। क्या बना? इसके अवसादों के वलन से क्या बना? सतपुड़ा बना। तो ये किस क्रम की है ये याद रखना, पेलियोजोइक महाकल्प में बनी है। और पेलियोजोइक महाकल्प में बनी है, और पेलियोजोइक महाकल्प का जो उत्तरी हिस्सा था उसमें जब बनी है तो वहां पर बनने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को कैलेडोनियन पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। और कैलेडोनियन पर्वत श्रृंखला जब तक थी तब तक याद रखना है किसी प्रकार के जीव की उत्पत्ति याद रखना स्थलीय भाग पर तो नहीं हुई थी। इसलिए आपको सतपुड़ा में जो है वो जीवाश्म नहीं देखने को मिलते हैं। मिलते हैं क्या? नहीं। तो ये भूसन्नति में अवसादों के वलन से ये पर्वत श्रृंखला बनी, और कालांतर में जब ये प्लेट का क्षेपण हुआ तब यहां पर भ्रंश उत्पन्न हुआ, और नीचे की ओर भ्रंश उत्पन्न हुआ तो देखने पर ऐसा लगेगा कि ये ब्लॉक पर्वत के जैसा है, लेकिन इसकी संरचना वास्तविक तौर पर कैसी है? वलित पर्वत की है। कैसी है? वलित पर्वत की इसकी संरचना हमें देखने को मिलती है। तो इसके उत्तर में नर्मदा भ्रंश है और दक्षिण में तापी भ्रंश है। फिर इसके बाद जब हर्षण का समय आया, हर्षण पर्वतों के निर्माण का क्रम आया, तब तक समुद्र में याद रखना है जीव की उत्पत्ति हो चुकी थी। और जीव की जब उत्पत्ति हो चुकी थी और एक समय ऐसा आया जब समुद्री जल का अतिक्रमण हुआ, तो समुद्री जल का जब अतिक्रमण हुआ तो याद रखना है इस वाले भाग में मिट्टी का एक ढेर बन गया। हालांकि ये कोई वलित पर्वत नहीं है, गुजरात तक यहाँ पर है। हालांकि ये कोई वलित पर्वत नहीं है, केवल एक मिट्टी का ढेर है जिसे हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहते हैं, है ना। तो ये किसके अवसाद से बना है? ये समुद्र का जब अतिक्रमण हुआ तो समुद्री अवसादों से निर्मित है। तो समुद्र में बालू की मात्रा भी है, और कुछ ऐसे जीव है जो चूना यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करते हैं। तो ये सारे जीव जो है यहाँ पर आ गए, इस ढेर में समाहित हो गए, और समाहित होने के बाद में इसने एक पर्वत का रूप ले लिया जिसे हमने क्या कहा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहा। क्या कहा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहा। तो ये याद रखना है इसमें बालू का पत्थर भी है। बालू का पत्थर आएगा नहीं आएगा? आएगा। साथ में चूना पत्थर आएगा नहीं आएगा? क्योंकि समुद्री अवशेष है और उसमें जीव है या नहीं है? जीव है। अब वही समुद्री अवसाद थोड़े बहुत यहाँ पर भी प्रवेश कर चुके होंगे, तो इसलिए महादेव श्रेणी के कुछ भाग में जो है आपको चूना पत्थर देखने को मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? अब मुझे एक बात बताइए, कठोर चट्टान में आप गुफा कर सकते हो या मुलायम चट्टान में? इसलिए पांडवों ने गुफा कहां पर खोजी? समझ में आया? पांडव गुफा कहां है? पचमढ़ी में है ना। तो मैंने कहा ना कि महादेव हिल्स पर भी इसके कुछ अवशेष आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर भी आपको चूना पत्थर देखने को मिलेगा। वहां पर पांडव गुफाएं भी बनी है। समझ में आया? तो कुछ अवशेष है, कुछ अवशेष है, तभी तो भेड़ाघाट में संगमरमर बना है, तभी तो बना होगा ना। तो कुछ वहां पर अवशेष वहां पर रह गए हैं। लेकिन अगर हम मोटे तौर पर सतपुड़ा को देखें तो सतपुड़ा याद रखना एक वलित पर्वत है, किंतु उसके दोनों ओर भ्रंशों का निर्माण हो चुका है, इसीलिए याद रखना है यह ब्लॉक पर्वत की भांति हमें नजर आता है। लेकिन वास्तविक तौर पर यह भूसन्नति में निर्मित एक वलित पर्वत है ना। समझ में आ गया? अब यदि हम देखें तो यहां पर अगर हम देखें तो ये राजपिपला श्रेणी है। इसका पश्चिमी भाग राजपिपला है, लेकिन ये कई छोटी छोटी पहाड़ियों के समूह से मिलकर बना हुआ है। जैसे अगर हम बुरहानपुर में देखें तो यहाँ पर अस्सीरगढ़ की पहाड़ी है। कौन सी है? अस्सीरगढ़ की पहाड़ी है। जैसे आप खंडवा खरगोन की ओर जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा अखराने की पहाड़ी, है ना। अखराने एक जगह है, तो अखराने की पहाड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वहीं पर छोटा सा एक बीजापुर की पहाड़ी भी है, बीजागढ़ की पहाड़ी। इधर आप आओगे तो बड़वानी की पहाड़ी है ना यहाँ पर। लेकिन एक चीज याद रखना है कि ये जो नर्मदा है ना, ये ऐसी गई है ना, तो नर्मदा में याद रखना है
यहाँ पर कटाव किया है, और कटाव करने के बाद ये जो बड़वानी की पहाड़ी और ये जो कटाव करने के बाद इसको पृथक कर दिया है, तो ये मथवार श्रेणी बन जाती है जो अलीराजपुर में है। कहां पर है? अलीराजपुर में है। तो ये भी याद रखना है, सतपुड़ा का ही हिस्सा माना जाता है। चट्टाने जो है लगभग मिलती जुलती है ना। हालांकि यहाँ पर याद रखना है विंध्य पर्वत भी मिल रही है ना, लेकिन नर्मदा ने यहाँ पर इसका कटाव करके याद रखना है, इसको पृथक कर दिया है। तो ये मथवार श्रेणी है ना। बड़वानी की श्रेणी आपको अखरानी की श्रेणी है ना, असुरगढ़ की जो पहाड़ी है आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सतपुड़ा के पूर्वी भाग को अगर हम देखें, पूर्वी सतपुड़ा की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर याद रखना है महाराष्ट्र का अमरावती जिला आपको देखने को मिलेगा, है ना। बैतूल के नीचे वाले हिस्से में अगर आप जाओ तो यहाँ पर अमरावती जिला मिलेगा। तो अमरावती जिले से याद रखना है, यहाँ पर एक प्राचीन समय में जो है वो गाविल प्रकार की जनजाति यहाँ निवास करती थी, तो उनका ही दबदबा था। इसीलिए यहाँ पर जो पहाड़ी थी वो उन्हीं के आधार पर नामकरण किया गया है गाविलगढ़ पहाड़ी। इसका ज्यादातर विस्तार याद रखना है महाराष्ट्र के अमरावती जिले में है, लेकिन यह बैतूल के क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुकी है। तो ये भी सतपुड़ा का ही हिस्सा माना जाता है। गाविलगढ़ श्रेणी जो पूर्वी सतपुड़ा में आएगा, गाविलगढ़ श्रेणी यहाँ पर है ना, जैव विविधता में धनी है। यहाँ पर कई सारे अभयारण्य भी बने हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो गाविलगढ़ है, लेकिन यही बैतूल से लेकर याद रखना है छिंदवाड़ा होशंगाबाद तक जो है एक पहाड़ी फैली हुई है जिसका नाम है महादेव श्रेणी। ये प्रमुख श्रेणी है, छिंदवाड़ा में है याद रखना है। तो इसके दक्षिणी क्षेत्र में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको मैंगनीज बॉक्साइट के आपको भंडार देखने को मिलेंगे। किसके? महादेव श्रेणी। और पूरे सतपुड़ा की सबसे ज्यादा ऊंचाई आपको महादेव श्रेणी पर ही देखने को मिलेगी, और यहाँ पर ही सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है ना होशंगाबाद में आपको देखने मिलेगी, नर्मदापुरम में आपको देखने को मिलेगी। कौन सी है ना, अन्नामलाई। अच्छा, अन्ना धूपगढ़ है, ठीक है। तो धूपगढ़, मुझे लगा कि अन्नामलाई है ना। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1350 मीटर, ठीक है। याद है ना सभी को? मुझे तो पता चले ये भी मुझे याद करवाना पड़ रहा है ना। प्री नहीं चल रहा है, मेंस है ना। तो मेंस में मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 1350 और इसकी 1312 तो याद होगी, है ना। मध्य प्रदेश में कितनी है नर्मदा की? 10। चलो ये याद है सभी को, है ना। और टेंशन मत लो, नहीं आएगा। और हम उम्मीद भी नहीं करते कि ऐसे प्रश्न आए अभी, है ना। तो थोड़ा सा अच्छे प्रश्न आए, है ना, थोड़ा लॉजिकल प्रश्न आए तो मजा आता है यार। तब हम बिना पढ़ने वालों को जो है ऐसे ही साइड में कर देंगे। तुम हो जाओ भाई, तुम्हारे काम की चीज नहीं है। हम पढ़ रहे हैं, हम 3-4 साल से, ऐसे थोड़ी ना है। क्यों? हाँ, 2-3 साल से वही। अब कोई आता है 3 महीने पढ़ के ऊपर लूसेंट पढ़ के आ जाता है, पता चले इतने इजी क्वेश्चन पूछ ले जो लूसेंट में थे। फिर क्या जो मेहनत कर रहा है उनका कोई महत्व ही नहीं रहा, है ना, क्योंकि उनको मेंस लिखने के लिए ही नहीं मिला। अब जो आए वो मेंस थोड़ा बहुत लिख रहे और पास होके चले जा रहे हैं, जबकि उनसे ज्यादा मेंस लिखने वाले तो घर बैठे हुए हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस पूछने चाहिए। चलिए, तो राजपीपला वगैरह यहाँ पर आपने देखा है ना। गाविलगढ़ श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। महादेव श्रेणी याद रखना है ना। यहाँ पर आपको मैंगनीज वगैरह के भंडार भी देखने को मिलेंगे। जैव विविधता का क्षेत्र है याद रखना। हिल स्टेशन है यहाँ पर पचमढ़ी, है ना। बहुत सारे फॉल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। डचेस फॉल देखने को मिलेंगे, बी फॉल देखने को मिलेगा, मिलेगा, है ना। तो ये महादेव श्रेणी का हिस्सा है। इसी का एक अगला भाग जो है वो छिंदवाड़ा में है, जहां पर तामिया हिल्स करके इसे पुकारा जाता है। तामिया हिल्स कहां पर है? तामिया हिल्स आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा और बहुत ही सुंदर है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है तामिया हिल्स, है ना। आप जाओगे, भारिया जनजाति यहाँ पर मुख्यतः निवास करती है ना। मनमोहक जगह है, ग्रीनरी है पूरी की पूरी वहां पर, है ना। तो एक पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है तामिया हिल्स। फिर है आपकी ये मेकाल श्रेणी। फिर यहाँ पर छिंदवाड़ा का पठार भी आ जाता है, उसी पर तामिया हिल्स बना हुआ है ना। ये मेकाल श्रेणी अगर आप देखें तो मेकाल श्रेणी याद रखना है, इसका सबसे पूर्वी भाग है और वह सतपुड़ा का ही हिस्सा है। ये बात अलग है कि उसका उत्तरी भाग जो है वह विंध्याचल पर्वत से मिल रहा है ना। तो कई लोग जो है वो विंध्य पर्वत का भाग बता देते, तो ऐसा नहीं। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको अमरकंटक में ही देखने को मिल जाएगी। 1127 मीटर इसकी ऊंचाई है।
जहां से नर्मदा, तापी बोल रहा हूँ, नर्मदा है, जोहिला है, सोन है, ये सारी नदियां आपको यहाँ से निकलते हुए दिखाई देगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, मैकाल श्रेणी में बेगा जनजाति मुख्यतः निवास करती है ना, और यहाँ पर खनिज संसाधनों का भंडार है, कोयला भी है, लोहा भी है, यूरेनियम भी है ना। हालांकि निकाला नहीं जाता यूरेनियम, लेकिन यहाँ पर सिंचित है ना। तो ये मैकाल श्रेणी है, आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इसके भाग है, याद रखना है ना। राजपिपला, अखरानी, बड़वानी की पहाड़ी, अस्सीगढ़, मथवाड़ श्रेणी, महादेव श्रेणी पूर्वी सतपुड़ा का हिस्सा है, गाविलगढ़, तामिया हिल्स, और मैकाल श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा मैकाल पहाड़ी, है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, तो आपको देखना होगा, है ना। मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि आपको हो सकता है कि सतपुड़ा की उत्पत्ति भी आ जाए कि किस प्रकार से हुई है ना। तो सतपुड़ा की उत्पत्ति याद रखना है कैसे हुई है, जियोसिंक्लाइन में हुई है ना। और एक वलित पर्वत है, लेकिन इसके दोनों ही कगारों पर भ्रंशों का निर्माण हो चुका है। परिणाम स्वरूप देखने के लिहाज से देखें तो हम इसे ब्लॉक पर्वत की संज्ञा दे सकते हैं, है ना। तो इसका विस्तार पूर्व से लेकर पश्चिम तक है, ठीक। बाकी कल हम विंध्य देखेंगे, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा विंध्य का। विंध्य की उत्पत्ति कैसे हुई, हालांकि उसका मैंने बहुत हद तक जो है आपको बता दिया, लेकिन उसकी श्रेणियां भी हमें देखनी है, विंध्य पर्वत की श्रेणियां भी हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जलवायु का टॉपिक आ जाएंगे हम, ठीक। आज के लिए